हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में है, इसी वजह से ये वाला टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। आज के इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपका किसी भी कीमत पर ना छूटे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निर्वाचन आयोग को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। देखिए, भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई है उसको चुनाव आयोग या फिर भारत का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली एक संस्था है और यह एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3-4 फैक्ट याद रखना है। देखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 15 में। कौन से अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 से लेकर 329 तक। ठीक है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की संरचना की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तो यह केवल एक सदस्यीय आयोग था। इसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। आगे चलकर 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। इसी के जस्ट 3 महीने बाद यानी जनवरी 1990 को वापस से इसको एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1993 में फिर से इसको 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। तब से लेकर आज तक दोस्तों निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर बार बार बदला क्यों गया? सबसे पहले तो एक चुनाव आयुक्त होते थे, इसके बाद इसको 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया, इसके जस्ट बाद इसको वापस से 2-3 महीने बाद एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और उसके कुछ तुरंत बाद 1993 में वापस से इसको 3 सदस्यीय आयोग में क्यों बदल दिया गया? तो भैया इसके पीछे एक कहानी है। देखिए, जब निर्वाचन आयोग बना तो यह एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1989 में दोस्तों राजीव गांधी की सरकार आती है। उनको ऐसा लगता है कि चुनाव के जो मामले हैं ना, उस पर किसी एक व्यक्ति का निर्णय होना सही नहीं है, कम से कम 2-3 लोग तो होना चाहिए। तो उन्होंने, एक तो पहले से ही थे, ठीक है, इसी के साथ 2 लोगों को और जोड़ दिया गया, यानी जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। लेकिन 1990 के आसपास चुनाव होते हैं जिसमें राजीव गांधी हार जाते हैं। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार बनती है। उनको ऐसा लगता है कि राजीव गांधी ने ये जो 2 अन्य लोग जोड़े हैं ना, वो राजनीति के चलते जोड़े हैं ताकि कांग्रेस को लाभ हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से बीपी सिंह ने वापस इसको एक सदस्यीय आयोग में बदल दिया और इसी दौरान टीएन शेषन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। ठीक है, और टीएन शेषन जो है काफी प्रभावशाली थे और आज तक के सबसे बेस्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। उन्होंने सरकार पर कई पाबंदियां लगाई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शराब नहीं बेची जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उम्मीदवार खड़ा है, अगर वो सही रूप से अपना आंकड़ा या फिर डाटा प्रस्तुत नहीं करता है, निर्वाचन आयोग के सामने नहीं रखता है, जनता के सामने नहीं रखता है, तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक सीमा से ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक टीएन शेषन ने ये तक किया कि कई उम्मीदवारों पर एफआईआर तक करवा दी। इसी वजह से 1993 में सरकार ने वापस चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया और तब से लेकर आज तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो इनका नाम अच्छे से याद रखना है। 19 फरवरी 2025 को इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल लगभग 6 साल का होता है। तो आपको ये अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की और उनकी नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जो भी पहले हो। इतना आपको समझ आ गया होगा।
अब वेतन भत्तों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। 2018 से इनका वेतन 2.5 लाख प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर दो बातें याद रखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल क्या होता है। इसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इनका वेतन किस पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि इनको किस तरह से हटाया जाता है या फिर ये त्याग पत्र किसको देते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यहाँ पर गौर करने की बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, अन्य आयुक्तों की बात नहीं हो रही है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, लेकिन अन्य आयुक्तों को कैसे हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की असल में प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, सदन के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, तथा इसके लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 50% का मतदान में भाग लेना अनिवार्य है। अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे कि सर 2/3 विशेष बहुमत मतलब क्या होता है। एक प्रश्न तो ये आएगा, दूसरा आएगा कि कम से कम 50% का मतदान में भाग लेना अनिवार्य है, ये क्या होता है। तो दोनों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2/3 विशेष बहुमत मतलब क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं लोकसभा में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि उस दिन लोकसभा में 300 सदस्य मौजूद हैं, तो 300 का 2/3 होता है दोस्तों 200 सदस्य। ठीक है, 300 में से 2/3 सदस्य अगर हाँ में वोट कर दे, अगर समर्थन कर दे प्रस्ताव का कि हाँ भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि 300 सदस्य अगर सदन में मौजूद हैं तो 300 का 2/3 कितना होता है, 200। ठीक है, 300 का 2/3 होता है 200। अगर 200 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन कर दे कि हाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहिए, तो प्रस्ताव को पारित मान लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कम से कम 50% सदस्य वोटिंग में हिस्सा लें, तो ये क्या है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अगर सदन में कुल सदस्य संख्या है 500, ठीक है, तो वोटिंग में कम से कम 250 सदस्य मौजूद होकर वोट डालने चाहिए, नहीं तो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई टफ मामला नहीं है। अगर 500 सदस्य किसी सदन में है तो कम से कम 250 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट मैंने नोट में डाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट के तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और कई सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। पहला पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट के तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि महाभियोग जो शब्द है ना, उसका प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का सबसे पहला कार्य है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को करवाना। दूसरा कार्य है वोटर लिस्ट को जारी करना। मतदाता पहचान पत्र भी जारी करता है निर्वाचन आयोग। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है,
निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करता है। राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग, और मतदाताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है कि भैया वोटिंग आखिरकार कैसे करनी है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऐप लॉन्च किए गए थे जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सी विजिल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऐप हैं जो कि निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो सबसे पहला है सी विजिल ऐप। इसका उद्देश्य है दोस्तों आचार संहिता की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, आचार संहिता की मॉनिटरिंग करने के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला है पीडब्ल्यूडी ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, तो दिव्यांग मतदाताओं को वाहन और व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी इस ऐप के माध्यम से। अगला है समाधान ऐप। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया था इस ऐप के माध्यम से। अगला है सुगम ऐप। इससे प्रत्याशियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी आयोग के पदाधिकारियों को मिलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप हैं जो कि चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किए थे और ये हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि वन लाइनर के तौर पर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे और उनकी जो भी थीम रही उसको मैंने डिटेल से कवर करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक साथ पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको पहली बार मनाया गया था 2011 में। 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। कभी कभी ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वीवीपैट का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में वर्णित है। सभी आर्टिकल को हम डिटेल से देखेंगे तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि वोट डालने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में वर्णित है, तो 326 में। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, इनका नाम अच्छे से याद रखना है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनका नाम था वीएस रमा देवी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी, दोनों के नाम अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए थे। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे। जैसा कि मैंने आपको अभी हाल ही में बताया है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। तो दोस्तों ये जो सुकुमार सेन थे ना, वो भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 71 में, इसको भी अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल है दोस्तों 324 से लेकर 329 तक, तो एक एक आर्टिकल को मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला अनुच्छेद है 324। इसमें क्या कहा गया है, चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनाव से संबंधित कार्य, चुनाव आयोग के दायित्व, डायरेक्शन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 325 की बात करें तो इसमें मतदान और मतदाता सूची तैयार करने संबंधी नियम और प्रावधानों का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के माध्यम से होंगे, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 327 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह चुनावों से संबंधित विषयों पर कानून बना सके। तो यहाँ पर हमने इतने आर्टिकल कवर
कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 328। इसमें कहा गया है जब तक संसद ने कोई कानून न बनाया हो तब तक राज्य विधानमंडल अपने राज्य में चुनाव से संबंधित कानून बना सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे दो टॉपिक बच गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है और वीवीपैट क्या होता है। तो इन सभी को मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।